Good morning, learners. Welcome to English Language and Literature. Today we will discuss the most important tales of the work, The Canterbury Tales. इससे पहले हम लोग एज ऑफ चौसर डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड MCQs की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। कैंटरबरी टेल्स जो वर्क है वो 1387 से लेके 1400 के बीच में लिखा गया है बाई द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चौसर। इसमें 29 पिलग्रिम्स जो हैं वो जा रहे हैं थॉमस आ बेकेट के श्राइन पे। तो रास्ते में जो वो टेल्स सुनाते हैं वो टेल्स का डिस्क्रिप्शन है इसमें 24 टेल्स हैं, लेकिन जो टेल्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं टेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टेल जो सुनाने के लिए होस्ट हैरी बेली बुलाते हैं वो है नाइट। नाइट का डिस्क्रिप्शन तो जनरल प्रोलोग में दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि ही इज़ अ मैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। कपड़ों से, अपने मैनर्स से बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड मैन है। उसके अलावा इनके बारे में ये भी मेंशन है कि इन्होंने 15 से भी ज़्यादा क्रूसेड्स में पार्टिसिपेट किया है। जो टेल ये सुनाते हैं वो दो नाइट्स की टेल है। नाइट्स का नाम है पेलामन और आर्काइड। दोनों का डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है कि वो दोनों जो हैं किसी प्रिजन में बंद है और उस प्रिजन से जब वो बाहर देखते हैं उसके विंडो से तो उन्हें दिखाई देती है एमिली, जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस थेसिस की वाइफ हिप्पोलिटा की सिस्टर है, यानी कि ड्यूक की सिस्टर इन लॉ। वो दोनों नाइट उसको देखते ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उसको शादी करना चाहते हैं। दोनों किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से उस प्रिजन से एस्केप कर जाते हैं और फिर एक जगह जाके दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं इस चीज़ के लिए कि वो दोनों अपने अपने तरीके से एमिली को पाना चाहते हैं। लेकिन जब ड्यूक को ये बात पता चलती है तो वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग लड़ने की झगड़ने या क्वेरल करने की क्या बात है, तुम लोग अपनी अपनी आर्मी बनाओ, आर्मी बनाकर एक जगह आओ, वहाँ मैं बैटल ग्राउंड क्रिएट करूँगा, वहाँ पर लड़ो और फिर जो जीतेगा उसी को हाथ में एमिली का दूंगा। तो दोनों जो हैं वो बात मान लेते हैं और तैयारी करते हैं। फिर एक टाइम पीरियड के बाद जब दोनों की जंग होने का टाइम आ जाता है, जो पेलामोन होता है वो गॉड वीनस से प्रे करता है कि उसे एमिली का लव मिले, जबकि जो आर्काइट होता है वो प्रे करता है मार्स से कि इस बैटल को वही जीते। तो क्योंकि दोनों ने जिस तरीके की प्रेयर मांगी थी वही होता है बैटल ग्राउंड में। आर्काइट जो है वो बैटल जीत तो जाता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और वो अपने हॉर्स से नीचे गिर जाता है और सोर्ड उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो वुंडेड हो जाता है और बाद में डेथ हो जाती है। जबकि जो पेलामोन होता है उसकी दुआ कबूल होती है और उसको एमिली का लव मिलता है। तो ये जो नाइट थी, ये जो टेल थी, ये नाइट ने सुनाई थी। नेक्स्ट जो टेल है वो वाइफ ऑफ बाथ टेल है। वाइफ ऑफ बाथ टेल एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइफ ऑफ बाथ का सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया है जनरल प्रोलोग में जेफरी चौसर के द्वारा। वाइफ ऑफ बाथ में जो बाथ है वो बाथ बेसिकली प्लेस का नाम है जहाँ को वो बिलोंग करती है, वो लेडी। ये लेडी जो है फेमिनिस्ट आइडियाज़ में बिलीव करती है और ये जो करेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को पोर्ट्रे करता है कैंटरबरी टेल्स में। ये लेडी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और अपने राइट्स के बारे में अच्छे से जानती है। ये मल्टीपल मैरिजेस में बिलीव करती है। इसकी अभी तक 5 मैरिजेस हो चुकी हैं। ये अपने 4th हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन यूँ देती है कि वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, उससे ज़्यादा इसकी बनती नहीं थी। जबकि जो 5th हस्बैंड था जेंकिन जिसका नाम था, वो अपने स्कॉलरली पेपर्स में लगा रहता था। इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करता था, तो ये उससे थोड़ा सा चिढ़ गई थी और उसके पेपर्स को उसने जला दिया था, जिसकी वजह से लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसे इस पर गुस्सा आया। तो उसने वाइफ ऑफ बाथ की इतनी तेज़ से झापड़ मारा कि इसके कान से इसको सुनाई देना बंद हो गया है, कम कम सुनाई देता है। तो ये जो तो डिस्क्रिप्शन हो गया। अब जो टेल ये सुनाती है वो टेल भी फेमिनिस्ट आइडियाज़ को पोर्ट्रे करती है। यह टेल सुनाती है किंग आर्थर के कोर्ट के एक नाइट की, जो नाइट एक लेडी से रेप कर देता है। रेप जब कर देता है तो उसको कोर्ट में बुलाया जाता है सज़ा देने के लिए। जब सज़ा सुनाई जा रही होती है तो किंग आर्थर की जो वाइफ होती हैं क्वीन, वो कहती हैं कि हम सज़ा देने से पहले इस नाइट को एक मौका देना चाहते हैं कि अपनी आप को प्रूफ करने का। अगर ये एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लाता है 1 साल के टाइम पीरियड में तो इसकी सज़ा माफ़ होगी, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो सज़ा मिलेगी।
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि व्हाट वुमेन मोस्ट डिज़ायर, औरत चाहती ही क्या है, इसका क्वेश्चन का जवाब ढूंढना था। तो नाइट मान लेता है और निकल पड़ता है क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए। वो सभी लोगों से मिलता है, लेकिन किसी का भी आंसर उसे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता। वक्त धीरे धीरे उसका 1 साल का ख़त्म होने वाला होता है, तो उसे बहुत बुजुर्ग एक महिला मिलती है। उस औरत से वो भी ये क्वेश्चन पूछता है। वो कहती मेरे पास जवाब है। वो जवाब देती है कि मैं जवाब तो दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। अगर मेरा जवाब सही निकला तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि नाइट के पास कोई और मौका तो था नहीं और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो उसको लगता है कि जान बचे तो बेटर है, तो इसलिए चलो इससे वादा कर देते कि ठीक है, अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वो जवाब देती है कि औरत चाहती है अपनी लाइफ में सोवरेनिटी, अपनी मैरिज में सोवरेनिटी, अपने डिसीजन मेकिंग की पावर। वो चाहती है कि वो खुद मुख्तारी हो उसमें, वो अपनी ज़िंदगी में जो भी करे वो उसका फ़ैसला वो खुद ले, कोई पैट्रियार्की ना हो, हस्बैंड उसको कंट्रोल ना करे, वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद से ले। ये जवाब वो नाइट जाकर कोर्ट में सुनाता है, तो क्वीन, नाइट्स की वाइफ, सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं और मानते हैं कि यही सही जवाब है, औरत अपनी ज़िंदगी में सोवरेनिटी चाहती है। इस तरीके से नाइट की सज़ा माफ़ हो जाती है और नाइट जो होता है वो अपने वादे के हिसाब से उस ओल्ड लेडी से शादी कर लेता है। जब वो उससे शादी कर लेता है, शादी वाली रात वो बैठा होता है लेकिन काफ़ी उदास होता है। तो वो ओल्ड लेडी उससे पूछती है, कहती कि तुम इतना उदास क्यों हो? तो वो कहता है कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि तुम तो इतनी बूढ़ी हो, इतनी ज़्यादा चेहरे पे तुम्हारे रिंकल्स हैं और मैं तो इतना यंग हूँ, कैसी जोड़ी है हमारी। लेकिन खैर, तो कहती तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी जान बची। कहते हाँ वो तो ठीक है। तो कहती अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ कि मैं वैसे तो मैं अंदर से हूँ ही ब्यूटीफुल, सिर्फ ऊपर से ऐसी हूँ, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं कैसी रहूँ? ऐसी ही रहूँ जैसी कि मैं हूँ, लेकिन फेथफुल रहूँगी सिर्फ तुम्हारे लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एकदम ब्यूटीफुल बन जाऊँ, बहुत ही सुंदर, लेकिन फिर मेरे मल्टीपल रिलेशंस होंगे, तुम्हारे लिए मैं फेथफुल नहीं अनफेथफुल रहूँ। नाइट 2 मिनट सोचता है, फिर कहता है कि ठीक, जो भी तुम्हें ठीक लगे, मैं तुम्हारे ऊपर फ्री विल छोड़ता हूँ। तो वो लेडी, ओल्ड लेडी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो अंदर से खूबसूरत ही थी, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्यूटीफुल लेडी में और कहती है मैं ब्यूटीफुल भी रहूँगी और तुम्हारे लिए फेथफुल भी रहूँगी, क्योंकि यही मैं चाहती थी, तुमने डिसीज़न मेरे ऊपर छोड़ा। तो जो वाइफ ऑफ बाथ टेल है उसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि लेडी जो है वो अपना डिसीज़न खुद लेना चाहती है, इसीलिए वो ओल्ड लेडी भी उससे लास्ट में खुश होती है। किंग आर्थर की वाइफ भी उसको बीच में इंटरप्ट करती हैं जब वो सज़ा सुना रहे होते हैं, क्योंकि लेडीज़ चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में खुद डिसीज़न लेना, हस्बैंड को कंट्रोल करना। यही आइडिया था वाइफ ऑफ बाथ का और यही उसने टेल में भी पोर्ट्रे किया है। नेक्स्ट जो टेल है वो फ्रायर्स टेल है। फ्रायर्स टेल जो है, एक्चुअली फ्रायर जो है, जो फ्रायर खुद है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चर्च में काम करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी मॉरल नहीं है। मॉरल के जो लॉज हैं वो उसके अंदर नहीं हैं। चर्च के अंदर जो चीज़ें होती हैं कि आपको प्रीचिंग्स देनी है, आपको मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, लेकिन फ्रायर उन सब चीज़ों से एकदम दूर है। वो जो है फ्रायर, वो समनर को पसंद नहीं करता, समनर फ्रायर को पसंद नहीं करता। तो इसीलिए फ्रायर जो टेल सुनाता है वो समनर की होती है। वो सुनाता है कि समनर जो होता है, एक समनर होता है, उसको जो चर्च होती है वो भेजती है वही फाइन वगैरह कलेक्ट करने के लिए जिन लोगों ने भी क्राइम किया है। तो वो क्या स्टोरी सुनाते हैं कि क्योंकि ये समनर बहुत ही करप्ट है, तो ये गलत तरीके से लोगों से पैसे ले लेता है, और चर्च की तरफ से पैसे लेता है और अपनी तरफ से भी झूठी कहानी सुना के भी पैसे ले लेता है। उसके अलावा ये प्रोस्टिट्यूट से रिलेशन रखता है और बहुत ही मतलब मॉरल आदमी होता है। जो प्रैक्टिसेस चर्च की होनी चाहिए वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती हैं। वो खाली प्रीचिंग करता है, लेकिन वैसे आदमी गलत होता है। उसके अंदर मटेरियलिज्म भरा पड़ा होता है। ये जो आदमी होता है, एक बार ये जा रहा होता है इसी तरीके से पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो इसको एक ह्यूमन मिलता है। तो वो ह्यूमन भी उसी टाइप का होता है, वो भी कहता है कि मैं भी यही सब करता हूँ, पैसे कलेक्ट करता हूँ। तो ये तो बड़ा वो हो जाता है कि अरे यार हम लोग तो एक ही जैसे हैं, हम लोग मतलब हमारे मन में भी यही करता हूँ, पैसे गलत कलेक्ट करता हूँ। मतलब वो उसको बहुत अच्छी बात समझते हैं कि अरे हम दोनों तो एक ही जैसे हैं। थोड़ी देर के बाद ह्यूमन जो है उसको बताता है कि एक्चुअली मैं जो हूँ ना, मैं डीमन हूँ।
लेकिन तब भी उस समनर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो सोचता है कि अरे डीमन है तो क्या हो गया, हमें तो कम पैसे कलेक्ट करना है, हमें थोड़ी ना इस बात से मतलब है कि ये डीमन है या क्या है। तो फिर भी वो लोग पार्टनरशिप करे रहते हैं। उसी टाइम वो लोग जा रहे होते हैं वही पैसा वैसे कलेक्ट करने के लिए, तभी उनका एक फार्मर मिलता है, जिस फार्मर का जो कार्ट होता है वो जो रास्ते में जो गड्ढे में फंस जाता है। तो वो मतलब परेशान होता है वो उसको खींचने के लिए। तो जब ऐसा ऐसा कोई वक्त होता है कि इंसान बहुत मतलब मेहनत कर रहा हो और वो परेशान हो जाए, उसका कोई काम जो है रुक जाए, तो वो इरिटेट हो जाता है ना। तो इरिटेट वाली कंडीशन में वो बोलता है कि ओ डीमन टेक दिस ऑल, कि मतलब अरे हे मतलब शैतान तुम ही ले लो ये सब, मेरा मेरा इतना सामान जो है फंसा हुआ है तुम ही ले जाओ। होता है ना इरिटेशन वाली जो सिचुएशन होती है। तो समनर क्योंकि जानता था कि उसके साथ तो डीमन है, तो कहता है कि अरे वो तो तुम्हें बुला रहा है, ले लो उसका सामान। तो कहता है नहीं नहीं, वो ये मीन नहीं करता, ये इस टाइम वो गुस्से में इसलिए वो बोल रहा है, एक्चुअली में वो ये मीन नहीं करता है, वो सिर्फ वर्ड्स हैं, उसकी लिटरल मीनिंग है इसका, ये सिमेंटिक मीनिंग ये है नहीं। फिर उसके बाद और आगे जाते हैं तो उनको जाना कहाँ होता है, एक विडो के यहाँ जाना होता है। तो विडो जो होती है उससे उनको चार्जेस लेने होते हैं कि तुमने जो है चर्च को तुमने वो नहीं दिया है और तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस है, तो इस चीज़ का पैसा दो, समनर बोलता है। तो वो विडो जो है उसको और वो सिमनर जो होता है वो और उसके ऊपर जो है एलिगेशंस लगा देता है कि तुम्हारे इलीगल रिलेशनशिप्स हैं, तुम प्रोस्टिट्यूशन में हो, और ये वो मतलब गलत गलत चीज़ें बोल देता है और कहता है उस सब चीज़ के भी पैसे दो। तो वो जो लेडी होती है विडो लेडी, वो मना करती है कि मतलब मैं नहीं दूंगी। तो उससे कहता है कि नहीं तो मैं तुम्हारा ये फ्राई पैन जो है ये ले लूँगा। तो वो कहती है कि वो लेडी जो है वो गुस्सा हो जाती है, वो सोचती है कि किस तरीके का ये है समनर, ये तो एक नंबर का करप्ट समनर है, ये तो चर्च की बिल्कुल भी प्रैक्टिस में बिलीव ही नहीं करते, इमोरल आदमी है। तो वो बोलती है कि डीमन टेक इट अवे। तो वो जो होता है उससे पूछता है कि तुम लिटरली ये मीन करती हो। तो वो कहती है हाँ मैं लिटरली ये मीन करती हूँ। तो वो जो डीमन होता है वो उसको उठा के ले जाता है उस समनर को। तो ये होती है ट्रेल जो फ्रायर सुनाता है। बेसिकली इसकी जो थीम है वो करप्शन और डिवाइन जस्टिस से है। नेक्स्ट टेल पे आते हैं। नेक्स्ट टेल जो है वो समनर टेल है। अच्छा, समनर का मैंने आपको बताया फ्रायर से बनती नहीं थी, तो फ्रायर ने क्योंकि समनर से रिलेटेड टेल सुना, तो अब समनर भी तो चिढ़ा बैठा है, वो भी उसी से रिलेटेड टेल सुना, तो वो फ्रायर की टेल सुना देता है। वो क्या सुनाता है कि एक फ्रायर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा करप्ट होता है। वो चर्च के बेसिस पे जाता है, मतलब वही सब बेग करने के लिए कि चर्च को आप डोनेशन दीजिए, है ना, आप चर्च के लिए अपना पैसा निकालिए, लोगों की मदद करिए, सब बोलते, लेकिन बोलते सब है लेकिन प्रैक्टिस वो नहीं करता। प्रैक्टिस करता है कुछ और, प्रीच करता है कुछ और। तो ये चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा इमोरल होता है वो भी। फिर क्या होता है, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो फ्रायर है वो जा रहा है इसी तरीके से बैक करने के लिए। तो एक थॉमस होता है मैन, उसके यहाँ उसको जाना होता है, उसके यहाँ वो जाता है, वहाँ उसकी एक वाइफ होती है। थॉमस की तो तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वो बेचारा बेड पे ना लेटा हुआ होता है। तो उसकी वाइफ से वो बोलता है, ये फ्रायर ओवर फ्रेंडली टाइप का होता है, वहाँ जाता है उससे पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो वो बोलता है थॉमस कि मैंने तो बहुत पैसा दिया है चर्च को। तो कहता है इतना भी नहीं दिया है। फिर उसकी वाइफ को देखता है, उससे कहता है चलो तुम जो है ना मेरे लिए खाना बना दो। तो वो कहती है कि बताती है कि अभी थोड़े दिन पहले ही उसका जो बेटा है वो मतलब इंतकाल कर गया है, उसकी डेथ हो गई है। तो वो फ्रायर मतलब अपने आप को ज़्यादा वो दिखाने के लिए मैं कितना ज़्यादा वो हूँ, क्रिश्चियनिटी मेरे अंदर बसी हुई है, उसके सामने झूठी कहानी सुनाता है। उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा बच्चा, मैंने तो उसको देखा था हेवन की तरफ जाते हुए, हेवन की तरफ जाते हुए, और मुझे लगा, मैं जानता हूँ कि वो गॉड का फेवरेट चाइल्ड है। फिर कहता है, फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बोलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चर्च में होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन हम तो गॉड के फेवरेट चाइल्ड है, हमको वो पसंद करता है, तो इसी वजह से तुम हमें जो हो वो दो, मनी दो। फिर उसके बाद वहीं पर ही वो क्या कहते हैं, बैठे बैठे उस थॉमस को और वो कन्विंस करता रहता है। कभी कोई नाइट्स की स्टोरी सुनाता है, फिर साइरस की स्टोरी सुनाता है, फिर ऐसे कर करके उससे मतलब उसको बेसिकली वो कन्विंस कर रहा होता है, ये बोलने के लिए, कहने के लिए कि तुम जो हो पैसे दो, और क्या कहते हैं हमें जाना है, और 12 लोगों के हिसाब से दो, इतने कम मत दो, हम लोग 12 लोग हैं, मेरे ब्रदर्स भी हैं 12, हम सब मिला के 12 लोग हैं, तो अच्छे खासे पैसे दो। वो थॉमस समझ जाता है कि ये एक नंबर का झूठा आदमी है, एक नंबर का हिपोक्रेट है, तो इसलिए वो उससे कहता है कि अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है। वो तो बेड पे लेटा होता है, उससे बोल देता है कि अच्छा और नीचे मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें देता हूँ बहुत सारा। तो वो सोचता है कि पता नहीं क्या ये ज्वेलरी वगैरह या गोल्ड क्या देने जा रहा है, तो जैसे उसके पास जाता है वो फाट कर देता है। तो वो कहता है कि हाँ इसी को जाके बांट लेना। तो वो, और उसके घर में जो मतलब सर्वेंट वगैरह कोई कोई होते, तो वो उसको निकाल के
फ्रायर को धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकल जाता है। तो ये जो है बेसिकली स्टोरी दिखाई थी। ये समनर ने सुनाई है क्योंकि वो फ्रायर को पसंद भी नहीं करता था। बेसिकली स्टोरी का भी वही मेन चीज़ है कि ग्रीड है, हिपोक्रेसी जो चर्च में होती है उसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया। आप लोग जो टेल्स सुनेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जोफ्री चौसर ने उस टाइम पीरियड में जो चर्च में करप्ट क्लर्जीमैन थे उनका पोर्ट्रे किया है, बताया है कि किस तरीके से ये लोग अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो ये प्रीच करते हैं, ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, मटीरियलिस्टिक लाइफ जीने के लिए, अपनी ग्रीड के लिए, मनी के लालच के लिए सब कर रहे हैं, चर्च के बेनिफिट के लिए या रिलीजन के बेटरमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। वहीं उसने सभी तरीके के लोगों को पोर्ट्रे किया है, गुड लोगों को भी दिखाया है जेफरी चौसर ने, और एविल लोगों को। जैसे नाइट का जो एग्जांपल दिया है वो उन लोगों का दिया है कि जो ट्रू रिप्रेजेंटेटर हैं, कि वो वॉर्स में जाता है, रिलीजन के लिए लड़ता है, लोगों की हेल्प करता है। वहीं जो इस तरीके के लोग दिखाए हैं कि समनर है, फ्रायर है, वो ऐसे लोग हैं जो चर्च में रह के भी करप्ट हैं और वो चर्च की प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करते हैं और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टेल पे अगर आते हैं तो ये टेल है द क्लर्क्स टेल। क्लर्क्स टेल हम देख लेते हैं। तो क्लर्क जो है, क्लर्क्स टेल जो वो क्लर्क जो है वो एक जो स्टोरी सुनाता है वो सुनाता है मार्कस, एक होता है मार्कस पोर्स होता है, वाल्टर उसका नाम होता है। वो एक बहुत ज़्यादा मतलब नोबल मैन का जो है वो कह लीजिए रिप्रेजेंटेटर होता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं। तो वो जब नोबल मैन जो होते हैं वो उससे मतलब कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वाल्टर प्लीज़ आप जो है शादी कर लीजिए। तो वो शादी करने के लिए पहले तो वो मानता नहीं, वो कहता है कि मैं मतलब मैं अपने लोगों की मदद करता हूँ, अपने लोगों के साथ काम करता हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है, शादी करके क्या करना है। तो वो कहता है नहीं नहीं आप शादी कर लो, और उससे ये रहेगा कि फिर आपका एक वारिस आ जाएगा जो मतलब इस तरीके से जैसे आप करते हो फिर वो भी करने लगेगा, उस पोस्ट पे बैठ जाएगा। तो वो कहता अच्छा ठीक है शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं तो शादी ऐसी लड़की से ही करना चाहता हूँ, मेरी कंडीशन बस एक है कि जो बहुत ही वर्चुअस हो और जो सिर्फ मेरे लिए डेडिकेटेड हो, मेरी बात माने हर। तो वो ढूंढते फिर उनको एक जो लड़की होती है ग्रेसेल्डा, जो कि एक पुअर वुमेन होती है, वो क्या कहते हैं वो मिलती है, वर्चुअस गर्ल होती है। वो उसकी जो मदर होती है जेनिक्वेला, उससे वो बोल देता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शादी की बस एक ही कंडीशन है, वो ये है कंडीशन है कि इसको मुझसे कुछ क्वेश्चन उल्टे सीधे नहीं पूछने हैं, मैं जो भी बात बोलूँगा इसको मानना है, मेरे लिए लॉयल रहना है, वर्चुअस रहना है और क्वेश्चन नहीं करना है, अगर मैं कोई चीज़ कह दूंगा तो इसको मानना है। तो वो बोलती है, तो फिर वो शादी, खैर वो इस कंडीशन पे ग्रिसेल्डा मान जाती है और शादी उन दोनों की हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है थोड़े टाइम के बाद उसको एक सन होता है। तो वो बोलता है, कहता है, पहले उसको एक डॉटर होती है, तो जो डॉटर होती है तो वो बोलता है, वो सोचता है, वो तो बस प्यार करता था अपनी डॉटर से जो वॉल्टर होता है, लेकिन वो सोचता है कि ये सही टाइम है अपनी वाइफ को टेस्ट करने का कि क्या ये मेरे लिए एकदम लॉयल है। तो वो उससे बोलता है कि देखो हम तो मेरे तो जितने भी नोबल मैन हैं वो सब चाहते थे कि हमारा कोई सन हो ताकि वो इस मतलब जब मेरी जो पोस्ट हटेगी तो उस पर वो बैठ सके, लेकिन हमारी तो डॉटर हुई है तो इसलिए तो मतलब मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, तो इसको जो है तो हमें मतलब हटा देना होगा हम लोग के इसमें से, किल कर देना होगा। तो वो क्योंकि इतनी ज़्यादा उसने उससे प्रॉमिस भी किया होता है कि वो उसकी किसी बात को भी क्वेश्चन नहीं करेगी, तो वो अपनी बेटी को अपना दिल मार के अपनी बेटी को उसको दे देती है। हालांकि वो उसकी अपनी बेटी को मारता नहीं है वॉल्टर, वो अपनी सिस्टर को, जो उसकी सिस्टर कहीं और रहती है, उसको दे देता है, वो उसको पालती पोसती है। फिर उसके बाद 4 साल के बाद उन लोग को एक बेटा होता है। तो वो जब बेटा हो जाता है तब तो वो सोचती है कि हाँ अब तो सही है कि बेटा हो गया है। तो फिर वो वॉल्टर होता है, वो फिर सोचता है कि चलो अब इसको टेस्ट करते हैं अपनी बेसिस को। तो वो क्या बोलता है, उससे कहता है कि सुनो वैसे तो हम लोग का बेटा हो गया, लेकिन क्योंकि तुम तो मतलब पुअर उससे हो ना, तुम्हारा लीनिएज पुअर है और मैं ऐसा हूँ, तो लोग जो है वो इस चीज़ को, जो मेरे नोबल मैन है वो मानने को तैयार नहीं। वो सोच रहे हैं कि मतलब इसके अंदर वो ट्रेट्स नहीं होंगे, क्योंकि पुअर लीनिएज भी इसमें आ रहा है, उसके भी मतलब जीन्स हैं, तो इसलिए इसको भी हम लोग नहीं किंग बना सकते उस पोस्ट पे नहीं बैठा सकते। तो वो तुम्हें हमें इसके बेटे को भी हटाना होगा और तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, वो उसकी भी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो उससे कहता है कि अब मैं जो हूँ सेकंड मैरिज करने जा रहा हूँ, और उसका पूरा ड्रामा प्रिपेयर करता है और उससे कहता है कि आना तुम भी शादी में आना। और वो कुछ शादी नहीं कर रहा होता है वहाँ पे, वो सब कुछ उसका ड्रामा होता है। वो बस अपनी बीवी का पेशेंस देखना चाहता है, चेक करना चाहता है कि ये मेरे लिए लॉयल है, मेरी बात के लिए लॉयल है। क्योंकि ग्रेसेल्डा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कर्टियस, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेडी होती है, जो अपने हस्बैंड की हर चीज़ में मानती है।
तो वो उसकी सेकंड मैरिज में भी आ जाती है। वो जो लड़की होती है जिससे वो मैरिज करने जा रहा होता है, एक्चुअली में वो उससे शादी नहीं कर रहा होता, वो तो उसकी अपनी ही बेटी होती है जो बड़ी हो गई होती है, जिसको वो पहले अपनी सिस्टर के यहाँ दे आया था। अब वो जब यहाँ आते हैं और मैरिज के लिए वो लड़की उसको तैयार कर रही होती है, ग्रिसेल्डा उसको तैयार करती है, तो उससे अपने वॉल्टर हस्बैंड से सिर्फ एक ही बात बोलती है कि जैसे आपने मेरे साथ किया इसके साथ नहीं किया, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी लीनियज की लड़की है, ये नहीं सह पाएगी ये सब चीज़ें, अब इसको आप खुश रखिएगा। तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वॉल्टर उसको सब पूरी स्टोरी बता देता है, कहता है कि नहीं ये कोई और नहीं है, ये हमारी बेटी है और ये कभी नहीं मरी थी और ये हमारा बेटा, और हम लोग एक साथ होके ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि क्या तुम मतलब मेरे लिए एकदम मेरी हर बात को मानती हो, मेरे लिए हमेशा तैयार हो, मेरे डिसीजंस को सपोर्ट करती हो, मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करती हो। ये सिर्फ तुम्हारे पेशेंस का एक एग्जाम था। फिर वो लोग यूनाइट हो जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी को सुनाने के बाद क्लर्क ये बात बोलता है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को परेशान करना चाहिए, इस तरीके के टेस्ट लेना चाहिए, बल्कि वो ये बात को पोर्ट्रे करना चाहता है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में गॉड भी टेस्ट लेता है डिफरेंट तरीके से। तो हमें उस टाइम पेशेंट रहना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई इम्तिहान है ज़िंदगी का, हमें इसको सब्र के साथ कोशिश के साथ पार करना है। उस टाइम इम्पेशेंट होके गुस्सा करके चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। नन्स प्रीस्ट टेल है, ये एक बीस्ट फेबल है। नन्स प्रीस्ट टेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि इसका जो मेन है उसका नाम क्या है, जो रूस्टर की कहानी उसका नाम क्या है रूस्टर का, तो उसका नाम है चॉन्टिक्लेयर। तो नन्स प्रीस्ट टेल में जो वो स्टोरी सुनाता है, वो सुनाता है एक पुअर एल्डरली वुमन होती है, उसके यहाँ बहुत सा एक रूस्टर होता है जिसका नाम चॉन्टिक्लेयर होता है, उसकी 7 वाइफ्स होती हैं। जो 7th वाइफ होती है उससे वो बहुत प्यार करता है, उसका नाम है पर्टिलोट, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम रूस्टर होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है। तो एक बार जो विडो लेडी होती है उसके घर के सामने जो आंगन टाइप का होता है उसमें वो सुबह उठ के अपनी बांग देता रहता है। तो एक दिन वो सुबह उठता है, घबरा के उठता है, वो नाइटमेयर में देखता है कि कोई ऑरेंज कलर का कोई एनिमल क्रिएचर है जो उसको मुंह से पकड़ के ले जा रहा है। तो एकदम से वो घबरा जाता है उठ के। जब वो उठ जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है पेटिलोट, वो उससे बोलती है कि अरे क्या हो गया, तुम इतने घबरा क्यों हो गए। तो वो कहता है कि अरे मैंने ना ख्वाब में इस तरीके से देखा कि कोई जो है ना वो मेरा गला पकड़ के ऐसे मुझे ले जा रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम एक छोटे से ख्वाब से डर गए हो, कैसे तुम हम लोग को प्रोटेक्ट करोगे, ये तो नाइटमेयर है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं तुम नहीं समझ रही हो, मुझे सीरियस लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो कहती नहीं ये तो बस सपना है, सपने में क्या ज़रूरी थोड़े ना रात में देखा तो हकीकत थोड़ी नहीं बन जाएगा। खैर वो बात ख़त्म हो जाती है। थोड़े दिन के बाद चॉन्टिक्लेयर ऐसे ही वो अब बोस्टिंग कर रहा होता है वहाँ बाहर खड़े होकर, तो उसको एक जगह दिखाई देता है एक फॉक्स जो कि कुछ ग्रासेस के पीछे छुपा हुआ होता है। वो उसको देखता है, खैर वो बाहर निकल आता है फॉक्स। पहले तो वो थोड़ा रिलेट करता है कि अरे मेरे नाइटमेयर में भी तो ऐसा ही हुआ था, इसी टाइप का क्रिएचर था, डॉग लाइक क्रिएचर, लेकिन कहीं ये वही तो नहीं है। लेकिन जब फॉक्स उसकी तारीफ करने लगता है, बहुत उसको वो करता है कि अरे अच्छा तुम वही हो ना जिसके फादर की आवाज़ इतनी अच्छी थी, जब वो बांग देता था तो सब लोग उठ जाते थे, सब लोग उसकी तारीफ करते थे, उसी के बेटे हो ना तुम, और तुम्हारी भी आवाज़ की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, तुम क्या गाते हो वाह। वो मतलब उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर देता है चॉन्टिक्लेयर की। चॉन्टिक्लेयर भी एकदम इम्प्रेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि नहीं 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 ये तो वो तो नाइटमेयर था, ये तो बहुत अच्छा फॉक्स है, ये तो बहुत ही मेरी तारीफ कर रहा है। एकदम उसकी तारीफ में फंस जाता है। वो फॉक्स जो होता है वो होता है चालाक फॉक्स। वो उससे बोलता है कि तो तुम कुछ फिर सुना के दिखाओ ना। तो वो कहता है कि अच्छा। तो जैसे ही सुनाने के लिए अपना गला खोलता है, मुंह खोलता है, वैसे ही उसका फॉक्स जो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसको मुंह पकड़ के भागने लगता है। जैसे ही मुंह पकड़ के भागने लगता है तो सब उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जो लेडी होती है जिसके यहाँ वो होता है, जो वाइफ होती है पेटिलोट, और जितने भी सब उसके बच्चे होते हैं और भी वाइफ, सब भाग भाग के उसके पीछे पीछे आते हैं और वो फॉक्स जो है वो भाग रहा होता है। जो चॉन्टिक्लेयर है वो थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करता है और वो उससे बोलता है फॉक्स से कि वो तो बात चलो ठीक है कि तुम बड़े मतलब बातें बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो, तुमने अपनी बातों से मुझे रिझा लिया, तो तुम अपनी कुछ बातों से कुछ ऐसा इंप्रेशन दो कि ये जो तुम्हारे पीछे भाग के मेरे सब आ रहे हैं ना, ये सब भी वहीं के वहीं रुक जाएं। बातें बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो ही। तो वो फॉक्स भी वो हो जाता है, खुश हो जाता है, कह रहा है हाँ ये बात तो ठीक कह रहा, सोचता है। बस जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही उसके मुंह से वो निकल जाता है, रूस्टर उड़ के जो है वो ट्री पे बैठ जाता है। तो चॉन्टिक्लेयर अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपनी जान बचा लेता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर। ये लास्ट में नन्स प्रीस्ट बोलता भी है कि नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर। जो मक्खनबाजी करते हैं उनसे
पे यकीन नहीं करना चाहिए, उनसे थोड़ी डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। इसकी जो थीम्स है फ्लैटरी, इंटेलिजेंस और प्राइड है। अब जो है वो सेकेंड नन्स टेल है। सेकेंड नन्स टेल जो है ये स्टोरी ऑफ सेंट सेसिलिया है। सेंट सेसिलिया की लाइफ के ऊपर है ये। तो इसमें बताया गया है कि लेडी होती है, नोबल लेडी होती है, सेसिलिया उसका नाम होता है। वो बहुत क्राइस्ट के लिए डिवोटेड होती है, वर्जिन मैरी को बहुत ज़्यादा लव करती है और बहुत ज़्यादा वो हमेशा ये चाहती है कि वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ जो है वो क्रिश्चियनिटी के लिए डिवोट करे और कभी हमेशा वर्जिन रहे, वर्जिन मैरी की तरह ही अपनी लाइफ गुजारना चाहती है। लेकिन क्योंकि सोसाइटी है तो उसकी वेडिंग हो जाती है वेलेनियन से। उससे जब वेडिंग नाइट में उससे मिलती है तब उसको बताती है, कहती है कि सुनो, तुमने अगर मुझे टच किया तो मेरे साथ एक एंजल है, वो फिर तुम्हारे साथ ख़राब कर देगा, तो तुम मुझे टच मत करना गलत तरीके से। तो वो उसकी जब उसकी वो देखता है, डिवोशन देखता है वेलियन, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि क्या मैं भी देखना चाहता हूँ एंजल को जो तुम्हारे साथ है। तो वो कहती है कि ऐसे वो नहीं देखेगा, पहले तुम्हें बैप्टाइज होना पड़ेगा, पहले तुम्हें क्रिश्चियनिटी में बिलीव करना होगा, तुम्हें उसी तरीके का बनना होगा, तब वो एंजल तुम्हें दिखाई देगा। तो वो जाता है पोप अर्बन के पास, वहाँ जाके बैप्टाइज होता है, फिर उसके बाद वापस आता है। तो उसको भी जो सेसिलिया के पास जो एंजल होता है वो दिखाई देने लगता है। तो वो दोनों प्रे करते हैं, एंजल जो उनको ब्लेस करता है। और उसके बाद जो उसका ब्रदर होता है सेसिलिया का, टाइबोटियस, वो भी उन लोगों की इस तरीके की डिवोशन को देख के वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं, मिशन पे वर्क कर रहे होते हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी के फैलाने के लिए काम करते हैं, तो जो रोमन अथॉरिटीज़ होते हैं उनकी नज़र में आ जाते हैं वो लोग उनको पकड़ लेते हैं, उसको टाइबेरियस को और वेलेरियस को, और उसको पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, ये जो रिलीजन का वो, ये तो बंद करो और अपना पहले तो रिलीजन छोड़ो, नहीं तो तुम लोगों को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, वो गॉड में बिलीव करते थे, जीसस में बिलीव करते थे, वर्जिन मैरी में बिलीव करते थे, उन्होंने कहा कि हम मरना तो पसंद करेंगे लेकिन हम ये छोड़ नहीं सकते क्रिश्चियनिटी। तो वो लोग उन लोग को मार देते हैं, वो अथॉरिटीज़ वाले। उसके बाद वो सेसिलिया को भी पकड़ लेते हैं और उसको भी बोलते हैं कि या तो तुम ये चीज़ें छोड़ो, नहीं तो फिर तुम्हारी जान गई। वो कहती है कि मैं बिलीव करती हूँ जीसस ने लोगों के लिए काम किया है, मैंने भी हमेशा लोगों के लिए काम करा है, तो मैं मरना पसंद करूँगी आखिर वक्त तक, लेकिन गॉड का साथ नहीं छोड़ूंगी, गॉड में बिलीव करना बंद नहीं करूँगी। तो वो उसको भी मार देते हैं। पहले उसको एक अटेम्प्ट मारते हैं, फिर मारते हैं, लेकिन वो 3 टाइम्स मारने के बाद भी वो जिंदा रहती है। ये इस चीज़ को पोर्ट्रे करता है इस स्टोरी में कि अगर आपके अंदर डिवोशन है गॉड के लिए तो डिवाइन पावर आपकी मदद करती है। वो इस तरीके से 3 डेज तक जिंदा रहती है और आपका जो वर्चू है, वो आपका स्टेटस जो है वो गॉड की नज़र में बढ़ा देता है। यही इस टेल में बताया गया है। लास्ट जो टेल है इस पूरे कैंटरबरी टेल्स की, वो पार्सन्स टेल है। पार्सन्स जो टेल है वो, जैसे अभी तक आप लोगों ने जो क्लर्जीमैन की टेल्स सुनी, जैसे फ्रायर की या समनर की, तो वो टेल्स जो होती हैं वो उन टेल्स की को पोर्ट्रे करती हैं जो करप्ट क्लर्जीमैन है। जो पार्सन्स टेल है वो गुड क्लर्जीमैन की पहचान है। जो एक पार्सन है उसका जो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन जनरल प्रोलॉग में दिया गया है वो ये है कि वो बहुत ही पुअर मैन है लेकिन रिलीजियस बहुत ज़्यादा है। वो गरीब है पैसे से लेकिन रिच है होली थॉट्स में। उसकी साउंड नॉलेज है क्रिश्चियनिटी को लेकर, लोगों की मदद करते हैं अपने पैसे से। इतना ज़्यादा गरीब हो कि भी जो कुछ भी उसके पास है उससे वो लोगों की मदद करता है। जो बाकी सारे क्लर्जी मैन है वो सब अपना हॉर्स भी रखे हैं, पैसों से लोगों के गलत पैसे वैसे लेके वो बेचारा पैदल ही जाता है लोगों की मदद करने, प्रीच करने गॉस्पेल को, लेकिन कभी भी गलत तरीके का ना पैसा लेता है ना ग्रीड करता है, बल्कि वो वही प्रैक्टिस करता है जो वो प्रीच करता है। जो चर्च में उसने सीखा है वो लाइफ में उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वो पायस चर्चमैन है और वो किसी भी मुश्किल वक्त में भी गॉड का थैंक करता है, एडवर्सिटीज़ में भी खुश रहने की कोशिश करता है, रिलीजियस ड्यूटी को पूरी ऑनेस्टी से निभाता है। जो चर्च में जो उसको काम मिला है वो पूरी तरीके से करता है, उसमें कोई करप्शन नहीं करता है, बहुत ही जेनरस है, बहुत ही हार्ड वर्किंग प्रीस्ट है। उसके अलावा वो एक कहना चाहिए रोल मॉडल है, जिस तरीके के लोगों को होना चाहिए उस तरीके का रोल मॉडल डिस्क्राइब किया है जेफरी चॉसर ने, कि चर्च के मैन को किस तरीके से होना चाहिए, ना कि मॉन्क, फ्रायर और समनर की तरह जो कि काफ़ी हिपोक्रेट थे, मटेरियलिस्टिक थे, बल्कि ये बहुत ही सिंपैथेटिक था लोगों के लिए और मॉरल्स थे इसके अंदर।
अब जो वो बेसिकली ये जो टेल, एक्चुअली ये टेल नहीं है, एक टाइप का काइंड ऑफ ए सरमन है जो वो 3 पार्ट्स में सुनाता है। वो कहता है कि 3 पार्ट्स में पहला जो है पेनिटेंस है, यानी कि पश्चाताप। आपको अगर पश्चाताप है, अगर आपको पता है आप कि आपसे कोई गुनाह हुआ है, आपसे कोई गलती हुई है, तो आप पहले उसको मानिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दिल में आप उसकी तौबा करिए, आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। फिर है कंट्रीशन ऑफ हर्ट, यानी कि दिल से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, मैंने ये चीज़ गलत किया है, किसी के साथ भी किया, खुद के साथ किया है, ये लाइफ में किया है। एक्सेप्टेंस पहली चीज़ है। दूसरी एक्सेप्टेंस इन द हर्ट। दूसरी चीज़ है कन्फेशन ऑफ माउथ एंड सेटिस्फैक्शन। माउथ का मतलब है जैसे कि आप चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर होता है कि बॉक्स होता है, उसमें आप खड़े होते हैं, आप अपने सिन के बारे में बताते हैं, आपको लगता है कि हाँ अब मैंने मतलब रिवील कर दिया, लेकिन मैं अब जो है इसको दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करूँगा। तो वो चीज़ अपने माउथ से आप बताइए। दूसरे पार्ट में डिस्कस क्या करता है कि कन्फेशंस जो है उसको आप डिस्क्राइब करिए, और कन्फेशन के बाद आप सिनर नहीं रहोगे। अगर आप अच्छी चीज़ करते हो, मतलब आप गलत चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेते हो, आप उन सिन की प्रैक्टिस को बंद कर देते हो। थर्ड पार्ट में क्या वो बता रहा है, वो बता रहा है कि जैसे जो 7 डेडली सिंस हैं, तो उन 7 डेडली सिंस को उसने डिस्क्राइब किया कि आयर है, एनवी है, स्लॉथ है, एवरेस है, ग्लटनी है, लिकरी है। आयर मीन्स होता है गुस्सा, एनवी का मतलब होता है जलन, स्लॉथ का मतलब है स्लॉथ की तरह बड़ा आलसी टाइप का, एवरेस मीन्स लालची, ग्लटनी की मीन्स जो बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर करके रखता है, लिकरी का मतलब है जो बहुत ही कामुक होता है चीज़ों के लिए। तो ये सब बताया, और उसने बताया कि ये तो 6 हैं, और इन सब का कहना चाहिए कि जो स्टेम है इन सारी सिंस का वो है प्राइड, घमंड करना। तो वो कहता है इन सब चीज़ों से आपको दूर होना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का वो तरीका भी बताता है। वो कहता है कि अगर आपसे कुछ इस तरीके का हुआ है या आपके अंदर ये सारी चीज़ें थी, तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे। आपके अंदर वर्च्यूज़ आए, ह्यूमिलिटी आए, आप कंटेंटेड बने, आप पेशेंट रहें ज़िंदगी में, आप लोगों के साथ मर्सीफुल हों, ठीक है, आप चेस्टिटी में बिलीव करें, आप लाइफ में मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागें, बल्कि जो आपके पास है आप उसके लिए गॉड का थैंक यू करें। वो फाइनल लाइंस में सरमन के यही बोलता है कि एक सन जो है और जो मॉर्निंग है वो एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि पैराडाइज का, और पैराडाइज कैसे मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से और एवॉइडिंग सिन। अगर हम स्पिरिचुअल हैं, अगर हम मटीरियलिस्टिक नहीं हैं, अगर हम सिंस को एवॉइड करते हैं, तभी हमें पैराडाइज का रास्ता मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये पार्सन जो है वो अपने सरमन में बोलता है। ये रिलीजियस वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। तो ये सब सारी टेल्स हो गई। इसी टेल्स के बाद जो है चौसर जो है वो कहते हैं मतलब अपने वर्क में कि जो भी उसने ये सब टेल्स लिखी हैं, इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब इस वजह से हैं क्योंकि जीसस ने उसको ब्लेस किया। ये सब का क्रेडिट जीसस क्राइस्ट को जाता है, और अगर कहीं कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो ये उसकी खुद की इनएफिशिएंसी है जेफरी चौसर की, कि वो नहीं अच्छे से लिख पाया। वो ख़राब चीज़ों का जिम्मेदारी खुद लेता है और अच्छी चीज़ों को क्रेडिट देता है जीसस को। उसके अलावा ये भी कहता है कि कहीं अगर उससे इमोरल या इररिलीजियस बात हो गई है तो जो रीडर्स है वो उसको फॉरगिव करें, गॉड भी उसको फॉरगिव करे कि अगर उसने पैगन्स जैसे सब्जेक्ट्स को डील किया है वो सिर्फ उसने एक्सप्लेन करने के लिए डील किया है, बाकी वो गॉड में बिलीव करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग मेजर थीम्स पे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे थीम्स उसने जो डिस्क्राइब करी हैं वो सोशल क्लास और सटायर बताया है कि उसने जैसे नाइट है तो किस तरीके का नाइट होना चाहिए वो उसका डिस्क्रिप्शन दिया, कॉमनर लोग कैसे हैं, चर्च में हिपोक्रेसी कैसी है, जैसे पार्टनर और समनर वो लोग बड़े मतलब चीज़ों के लेके बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें इस पूरे कैंटरबरी टेल्स में जो डिस्क्राइब करी हैं वो 2 तरीके के लोग बताए। एक गुड लोग हैं जो ऑनेस्टली अपना काम भी करते हैं, ऑनेस्टली जो प्रैक्टिस करते वही प्रीच करते, जो प्रीच करते वही प्रैक्टिस करते। और एक तरफ वो लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा भी कमाते हैं, गलत तरीके से अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए किसी का भी नुकसान कर देते हैं। तो ये जो है मेजर थीम्स है। आई होप द कैंटरबरी टेल्स इज़ वाइड क्लियर टू यू। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दस, आप लोग का टाइम देने के लिए।
डू लाइक इट इफ़ यू लाइक इट, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उस पर आपको इसकी PDF फाइल्स वगैरह भी मिल जाएंगी, और भी जो कंटेंट है इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम से रिलेटेड वो सब उस पर अवेलेबल है। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।